हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 13 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में जारी की गई राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आपका राइट ऑप्शन है इसमें गुजरात। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्चुअल समारोह के माध्यम से स्टार्टअप परितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम इन्होंने जारी किए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और स्टार्टअप परितंत्र के संदर्भ में सक्रियता से कार्य करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया है। इसे आप याद रखेंगे, दूसरे संस्करण का संचालन किया है। ठीक है, इस रैंकिंग के माध्यम से राज्यों की इस क्षमता का विकास होगा और राज्य आपसी सहयोग के द्वारा अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इस रैंकिंग प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं गुजरात की। तो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात का महाराष्ट्र से अलग होकर के। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ कब किया गया? 20 अगस्त, 31 अगस्त, 5 सितंबर या 11 सितंबर। आपका राइट ऑप्शन इसमें 11 सितंबर को। देखिए, 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज अभियान का शुभारंभ किया है। जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने की दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट रोड मैप उपलब्ध कराना है। यह आकलन फ्रेमवर्क विश्व में वर्तमान समय में अपनाए जाने वाले आकलन फ्रेमवर्क के अध्ययन एवं विभिन्न क्षेत्रों के 26 संस्थानों और 60 विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद में तैयार किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए। तो भारतीय शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं, ये सब शुरुआत की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। पलक्कड़ डेंसिस किस एक जीव की प्रजाति है? मछली, छिपकली, सांप या बंदर। आपका राइट ऑप्शन है इसमें छिपकली की। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल के पलक्कड़ में एक पर्यटन स्थल अनक्कल से छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। केरल में पश्चिमी घाटों से प्राप्त छिपकली की इस नई प्रजाति को वैज्ञानिकों के द्वारा पलक्कड़ ड्वार्फ गैक्चो या स्नेमाप्सिस प्लक्कडेंसिस कहा है। यह प्रजाति छिपकली की स्नेमासिस लिट्टोरासिस प्रजाति से काफ़ी मिलती जुलती है। ये दोनों प्रजातियां एक ही जीन्स यानी कि स्नेमास्पिस से संबंधित हैं, हालांकि ये दोनों आनुवंशिक रूप से अलग हैं। बात करते हैं केरल की। तो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ एम खान यानी आरिफ मोहम्मद खान और साक्षरता दर है 96.2%, जो कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एंटी डेंगू अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है? लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली या तमिलनाडु। आपका राइट ऑप्शन है इसमें दिल्ली में। देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में आम लोगों में फैल रहे डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु 10 सप्ताह के डेंगू अभियान को शुरू किया है, एंटी डेंगू अभियान को, जिसे 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम दिया गया है। 2019 में दिल्ली के करीब 2 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर डेंगू को हराया था। बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, साक्षरता दर है यहाँ पर पे 81.67%। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी दान प्राप्त करने हेतु किस मंदिर को अनुमति दी गई है? सौर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर या स्वर्ण मंदिर। आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्वर्ण मंदिर को। देखिए, 1984 के बाद से पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी दान प्राप्त करने के लिए सक्षम करते हुए अमृतसर में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सचखंड श्री हरमंदिर साहब, श्री दरबार साहिब, पंजाब को पंजीकरण की अनुमति दी है। इस एसोसिएशन ने 27/5/2020 को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था। पंजीकरण जारी करने की तारीख से 5 साल तक के लिए वैध रहेगा।
बात कर लेते हैं किसी भी संघ, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ या पंजीकृत समाज को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एफआरसीए पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसे भी आप विशेष तौर से याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी संगठन का गठन रजिस्ट्रेशन किस देश में किया गया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या इजराइल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका में। देखिए यह अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्गत 1938 विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम के तहत ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के साथ में पंजीकरण हुआ है। OF बीजेपी द्वारा दर्ज किए गए पंजीकरण के अनुसार पंजीकरण 27 अगस्त 2020 को फाइल किया गया था। FARA के लिए एक राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक क्षमता में विदेशी शक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंट को विदेशी सरकार के साथ में अपने संबंधों और संबंधित वित्त के बारे में जानकारी का खुलासा करना होता है। OF बीजेपी को अमेरिकी सांसदों के साथ किसी भी बैठक, कार्यक्रमों के आयोजन और अमेरिकी वित्तीय पोषणा की घोषणा करनी होगी और अमेरिकी चुनाव के दौरान OF बीजेपी सदस्यों के लिए संगठनात्मक मदद का उपयोग करना भी संभव नहीं होगा क्योंकि इसे अब विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी इन्होंने, स्थापना हुई थी इनकी। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप। क्षेत्रफल है इनका 98.34 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, आचार्य विनोबा भावे की इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 123वीं, 124वीं, 125वीं या 126वीं? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 125वीं। देखिए आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 यानी कि 1895 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। इस साल उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। ये आपका हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। वे अहिंसा और मानव अधिकारों के भी हिमायती थे। महात्मा गांधी ने 1940 में अहिंसात्मक आंदोलनों में उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस साल स्वामी विवेकानंद के शिकागो 11 सितंबर 1893 की 127वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है शिकागो जाने की। ठीक है, इस साल अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों की भी 19वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इन सभी को आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सभी महत्वपूर्ण डेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, HD देवगौड़ा रेलवे स्टेशन, नरसिम्हा राव रेलवे स्टेशन या श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लास्ट, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। देखिए हुबली स्टेशन का नाम 5 सालों में दूसरी बार केंद्र सरकार के द्वारा बदला गया है। 2015 में इसे हुबली से बदलकर हुबली कर दिया गया था। हुबली स्टेशन दक्षिणी पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय है यहाँ पर, और सिद्धरूधा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। इनके नाम पर अब स्टेशन का नाम रख दिया गया है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला और राजधानी है यहाँ की बेंगलोर। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, केयर रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट भारत में कितना रहा है? 2.5%, 3.5%, 4.7% या 5.3%? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 3.5%। देखिए केयर रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में लंबे समय से बने तनाव के कारण वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट घट करके 3.5% पर आ गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 3.8% था, यानी कि 0.03% की इसमें कमी आई है। हालांकि कुल नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 की 48.32 लाख के मुकाबले साल 2020 में कुल 50.02 लाख नौकरियां भारतीयों को मिली हैं। केयर रेटिंग्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में 1.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। यह आंकड़ा साल 2019 में 1.76 लाख था। इन आंकड़ों को आप गौर कर लेंगे, एक बार आप पेपर में नोट डाउन भी कर सकते हैं। पिछले साल सबसे ज़्यादा नौकरी देने में 4 सेक्टरों की भागीदारी 61% रही है। इसमें 23% भागीदारी के साथ में IT सेक्टर टॉप पर आया है। इसके बाद में 22% के साथ बैंकिंग सेक्टर सेकंड नंबर पर, 9% के साथ में ऑटो सेक्टर और 7% के साथ में फाइनेंस सेक्टर चौथे नंबर पर रहा है। कभी सबसे ज़्यादा नौकरियां देने में शामिल रहा टेक्सटाइल सेक्टर 2.4% के साथ में हिस्सेदारी में 5वें नंबर पर रहा है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवाद के निपटान में सहायता हेतु गठन किया गया है। बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इनिशिएटिव का, सरोद पोर्ट्स का या सागर कवच का? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सरोद पोर्ट्स का। देखिए सरोद पोर्ट्स यानी कि सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत निष्पक्ष तरीके से विवादों का वहन करने योग्य संबद्ध समाधान एवं मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन के लिए की गई है। सरोद पोर्ट्स
जिसमें इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन के सदस्य शामिल हैं। सरहद बंदरगाह समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता देंगे, जिनमें बंदरगाह और शिपिंग क्षेत्र वाले प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और गैर प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट के साथ निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल और दूसरे बंदरगाह भी शामिल होंगे। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपके लिए दिया गया था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अमेरिका, भारत, ज़ाम्बिया या फ्रांस? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें नॉर्वे के एक धुर दक्षिणपंथी सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पश्चिम एशिया में उनके प्रयासों को देखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। दक्षिणपंथी को प्रोग्रेस पार्टी की तरफ से नॉर्वे की संसद के सदस्य क्रिश्चियन ट्राइबिंग गैजेट ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच समझौते को लेकर के नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए ट्रंप के नाम पर विचार किया जाना चाहिए। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में बने कितने पीएम आवासों ग्रामीण क्षेत्र में जो बने हैं उनका उद्घाटन किया गया है? 1 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख या 2 लाख? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में उस चीज़ों को लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार आप डिटेल में जब लिख देंगे दोबारा आप उसे फिर कभी भूलेंगे नहीं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक अपने शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।